चैप्टर 27 बादल छाए रहेंगे। जिस क्षण ज्वाला का पिरामिड हवा में एक असाधारण ऊंचाई तक उठा, उसने पूरे फ्लोरिडा को रोशन कर दिया और एक अकल्पनीय क्षण के लिए देश के एक बड़े हिस्से में दिन की जगह रात हो गई। आग का ये विशाल स्तंभ खाड़ी और अटलांटिक से समुद्र में 100 मील दूर तक देखा गया था और एक से अधिक जहाज़ों के कप्तानों ने अपनी लॉग बुक में इस विशाल उल्का की उपस्थिति को नोट किया। कोलंबिया के डिस्चार्ज के साथ ही एक वास्तविक भूकंप आया। फ्लोरिडा अपनी गहराई तक हिल गया। गर्मी से फैली पाउडर की गैसों ने वायुमंडलीय परतों को जबरदस्त हिंसा के साथ पीछे धकेल दिया। हवा में एक जलप्रपात की तरह गुजरी। एक भी दर्शक अपनी जगह पर नहीं बचा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे तूफान में गेहूं की बालियों की तरह नीचे गिर गए। वहां भयंकर कोलाहल हुआ और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। J.T. मैस्टन, जो बहुत ही नासमझी से आगे की ओर रहा था, अपने साथी नागरिकों के सिर के ऊपर से गोली की तरह 20 गज पीछे की ओर फेंका गया। 3 लाख लोग अस्थायी रूप से बहरे हो गए और मानो वज्रपात हो गया हो। वायुमंडलीय धारा, झोपड़ियों और केबिनों को गिराने, 20 मील के दायरे में पेड़ों को उखाड़ने, टेम्पा तक रेलगाड़ियों को रेलवे से नीचे गिराने के बाद हिमस्खलन की तरह शहर पर टूट पड़ी और 100 घरों को नष्ट कर दिया, जिसमें सेंट मैरी का चर्च और एक्सचेंज की नई इमारत भी शामिल थी। बंदरगाह में कुछ जहाज एक दूसरे से टकराकर डूब गए और उनमें से 10 अपनी जंजीरों को कपास के धागों की तरह तोड़कर ऊपर और सूखे में फंस गए। लेकिन इन विनाशों का दायरा और भी आगे तक फैला हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं से परे भी। पश्चिमी हवाओं की सहायता से अमेरिकी तटों से 300 मील से अधिक दूर अटलांटिक में इसका असर महसूस किया गया। एक अप्रत्याशित तूफान, जिसकी एडमिरल फिट्जरॉय ने भी कल्पना नहीं की थी, ने जहाज़ों पर अभूतपूर्व हिंसा के साथ हमला किया। कई जहाज़ पल खोलने से पहले ही एक तरह के बवंडर में फंस गए, डूब गए, जिनमें लिवरपूल का चाइल्ड हेरोल्ड भी शामिल था। यह एक दुखद आपदा थी, जिसके लिए जीवंत आरोप प्रत्यारोप का विषय बना। अंत में हालांकि यह तथ्य कुछ स्थानीय लोगों के बयान के अलावा और किसी आधार पर पुष्ट नहीं होता, प्रक्षेपास्त्र के चले जाने के आधे घंटे बाद सिएरा लियोन के निवासियों ने ये दिखावा किया कि उन्होंने एक धीमी आवाज़ सुनी है, जो कि ध्वनियुक्त लहरों का अंतिम विस्थापन था, जो अटलांटिक को पार करने के बाद अफ्रीकी तट पर जाकर शांत हो गई थी। लेकिन फ्लोरिडा लौटते हैं। एक बार जब शोर कम हो गया, तो घायल और बहरे, संक्षेप में पूरी भीड़ उठ खड़ी हुई और एक तरह के उन्माद में चिल्लाने लगी, अर्दान के लिए हुर्रे, बारबिकेन के लिए हुर्रे, निकोल के लिए हुर्रे। कई लाख लोग नाक हवा में, दूरबीनों और हर तरह के फील्ड ग्लास से लैस प्रक्षेप्य को देखने के लिए चोटों और भावनाओं को भूलकर अंतरिक्ष में देख रहे थे। लेकिन वे व्यर्थ खोज रहे थे, ये दिखाई नहीं दे रहा था और उन्होंने लॉन्ग पीक से टेलीग्राम का इंतजार करने का फैसला किया। कैम्ब्रिज वेधशाला के निदेशक एम. बेलफास्ट रॉकी पर्वत में अपने पद पर थे और यह इस कुशल और दृढ़ खगोलशास्त्री को था कि अवलोकनों को सौंपा गया था। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना, जिसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता था, शीघ्र ही जनता की अधीरता की कठोर परीक्षा लेने के लिए आ खड़ी हुई। मौसम, जो पहले बहुत अच्छा था, अचानक बदल गया। आसमान बादलों से ढक गया। वायुमंडलीय परतों के इतने बड़े विस्थापन और 200,000 पाउंड पाइरोक्साइड के दहन से गैसों की भारी मात्रा के फैलाव के बाद ऐसा नहीं हो सकता था। सभी प्राकृतिक व्यवस्थाएं गड़बड़ आ गई थीं। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि समुद्री लड़ाइयों में ये देखा गया है कि तोपखाने के विस्फोट से वायुमंडल की स्थिति अचानक बदल गई है। अगले दिन सूरज उगाया और क्षितिज पर घने बादल छा गए। धरती और आसमान के बीच एक भारी और अभेद्य पर्दा लटक रहा था और दुर्भाग्य से यह पर्दा रॉकी पर्वतों के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। यह एक विपत्ति थी। दुनिया के सभी हिस्सों से शिकायतों का एक समूह उठ खड़ा हुआ, लेकिन प्रकृति ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चूंकि मनुष्य ने अपनी बंदूक से वातावरण को बिगाड़ने का फैसला किया था, इसलिए उन्हें इसके परिणामों को स्वीकार करना होगा। इस पहले दिन के दौरान हर किसी ने बादलों के घने आवरण को भेदने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इस प्रयास के लिए पुरस्कृत नहीं किया गया। इसके अलावा वे सभी यह मानकर गलत थे कि वे आकाश की ओर देखकर इसे देख सकते हैं,
क्योंकि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण प्रक्षेप्य निश्चित रूप से प्रतिध्रुवों की रेखा को पार कर रहा था। जो भी हो, जब रात ने फिर से धरती को घेर लिया, एक अंधेरी अभेद्य रात, क्षितिज के ऊपर चांद को देखना असंभव था। ये सोचा जा सकता था कि वह उन साहसी लोगों से जानबूझकर छिप रही थी जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी। इसलिए कोई अवलोकन संभव नहीं था और लॉन्ग पीक से आए संदेशों ने विनाशकारी खुफिया जानकारी की पुष्टि की। हालांकि यदि प्रयोग सफल हो जाता तो 1 दिसंबर को 10:46 और 40 सेकंड पर यात्रा शुरू करने वाले यात्री 4 तारीख को मध्य रात्रि तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाते। इसलिए चूंकि उस समय तक इतने छोटे पिंड का निरीक्षण करना कठिन होता, इसलिए लोग पूरे धैर्य के साथ इंतजार करते। 4 दिसंबर को रात 8 बजे से आधी रात तक प्रक्षेप्य के निशान का पता लगाना संभव था, जो चांद की चमकती हुई डिस्क पर एक काले धब्बे की तरह दिखाई देता। लेकिन मौसम लगातार बादल छाए रहे और लोगों को गुस्सा आ गया, जिन्होंने चांद को खुद को न दिखाने के लिए कोसा। सिख ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी J.T. मेस्टन निराशा में लॉन्ग पीक की ओर चल पड़े। वो खुद भी एक अवलोकन करना चाहते थे। उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि उनके दोस्त अपनी यात्रा के लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं। किसी ने नहीं सुना था कि प्रक्षेप्य पृथ्वी पर किसी महाद्वीप या द्वीप पर गिरा था और J.T. मेस्टन ने एक पल के लिए भी यह स्वीकार नहीं किया कि यह पृथ्वी के 3 भागों में फैले किसी भी महासागर में गिर सकता है। 5 तारीख को भी वही मौसम था। पुरानी दुनिया की बड़ी दूरबीनें हर्शेल, रॉसे और फूको की दूरबीनें हमेशा रात की रानी पर टिकी रहती थीं, क्योंकि यूरोप में मौसम बहुत बढ़िया था। लेकिन इन उपकरणों की सापेक्ष कमजोरी ने किसी भी उपयोगी अवलोकन को रोक दिया। 6 तारीख को भी मौसम वैसा ही था। अधीरता ने पृथ्वी के 3 भागों को निगल लिया। हवा में जमे बादलों को हटाने के लिए सबसे पागलपन भरे तरीके सुझाए गए। 7 तारीख को आसमान थोड़ा सा साफ हुआ। उम्मीदें फिर से जगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकी और शाम को घने बादलों ने तारों से भरी छतरी को सबकी नजरों से बचा लिया। अब हालात गंभीर हो गए। दरअसल 11 तारीख को सुबह 9:11 बजे चांद अपनी अंतिम तिमाही में प्रवेश करेगा। इस देरी के बाद वह हर दिन ढलता जाएगा और अगर आसमान साफ भी हो जाए तो भी अवलोकन की संभावना काफी कम हो जाएगी। दरअसल तब चांद अपनी डिस्क का केवल लगातार घटता हुआ हिस्सा ही दिखाएगा और नया बनकर खत्म होगा, यानी वह सूरज के साथ उगेगा और डूबेगा, जिसकी किरणें उसे पूरी तरह से अदृश्य बना देंगी। इसलिए उन्हें 3 जनवरी को दोपहर 12:43 बजे तक इंतजार करना होगा, जब तक कि वह फिर से पूर्ण नहीं हो जाता और अवलोकन के लिए तैयार नहीं हो जाता। समाचार पत्रों ने इन विचारों को हजारों टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया तथा जनता को ये बताने में नहीं चूके कि उन्हें दिव्य धैर्य से लैस होना चाहिए। 8 तारीख को कोई बदलाव नहीं हुआ। 9 तारीख को सूरज एक पल के लिए दिखाई दिया, मानो अमेरिकियों का मजाक उड़ा रहा हो। इसका स्वागत फुफकार के साथ हुआ और निस्संदेह इस तरह के स्वागत से आहत होकर इसने अपनी किरणों के प्रति बहुत कंजूसी की। 10 तारीख को कोई बदलाव नहीं हुआ। J.T. मेस्टन लगभग पागल हो गए थे और उनके मस्तिष्क के लिए आशंकाएं जताई जा रही थीं, जो तब तक उनके गुट्टा पर्चा कपाल में बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था। लेकिन 11 तारीख को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने वाले उन भयावह तूफानों में से एक तूफान ने वातावरण में अपना असर दिखाया। भयंकर पूर्वी हवाओं ने उन बादलों को उड़ा दिया जो इतने दिनों से वहां थे, और शाम को चांद की आधी डिस्क आसमान के साफ सुथरे नक्षत्रों के बीच राजसी अंदाज में घूम रही थी।